हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम अपने प्लानर डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं एंड आज हम किसका डिस्कशन करेंगे? आईडीटी सब्जेक्ट के डिटेल प्लानर का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वही मेरी यहाँ पे छोटी सी असम्पशन है कि आपने क्लासेस पहले ही कर लिए एंड अब आपसे अपनी सेल्फ स्टडी के लिए बैठे हैं। तो अपन ने आईडीटी सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम दिया था एज पर दी क्विज प्लानर? 25 डेज का। 25 डेज का बाइफिकेशन क्या है? फर्स्ट रिवीजन 13 डेज, सेकंड रिवीजन 8 डेज एंड इन द थर्ड रिवीजन 4 डेज। ठीक है। ठीक है, तो अब अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहला सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज चैप्टर, उसके लिए 1 आवर। अब आपको लग रहा होगा कि मैम इतना कम टाइम दिया है हमने, 1 आवर इन दी फर्स्ट रिवीजन। देखो, अब ये वाले जो शुरुआत के अपने चैप्टर्स है ये आपने ऑलरेडी अपने इंटर में कर रखे होंगे एंड माइट भी आपका आर्टिकलशिप या इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग में भी इसका कुछ प्रैक्टिकल पोर्शन रहा हो। तो अगर आपका प्रैक्टिकल है नहीं है, हाँ जी, तो मैं क्या कह रही थी कि जैसे ये सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में मैंने सिर्फ 1 घंटा दिया है बिकॉज ये अपना इंटर का ही टॉपिक है। मतलब इंटर में ये वाले टॉपिक्स हमारे ऑलरेडी कवर्ड है, तो इसको आप थोड़ा सा भी देखोगे तो आपको पुरानी चीजें याद हो जाएंगी बिकॉज आपने देखो इसको ऑलरेडी समझा हुआ है अपनी क्लासेस में। अब आपको सिर्फ उसको याद करना है, अपने दिमाग में बिठाना है, तो आप 1 घंटे में उसे आराम से कर पाएंगे। ठीक है। अब देखो, आप कहोगे कि मैम इतने कम टाइम में तो कैसे पॉसिबल है? देखो, हमेशा होता है कि आपका टाइम कितना लग रहा है एंड उसकी वैल्यू कितनी आती है। इस चैप्टर से एकदम कोई अलग से क्वेश्चन बन के नहीं आता है। किसी मतलब बड़ा क्वेश्चन होगा उसमें कुछ आपको मिक्स पॉइंट या कोई मिक्स एडजस्टमेंट होगा तो आपका आ जाएगा। बाकी ऐसे आपके बेसिक्स होते हैं। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि इसमें हमने 3-4 घंटे दे दिए जो कि आपको कोई अलग से कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं बनने वाला है 6 मार्क्स का 7 मार्क्स का। तो इतना टाइम आपका देना बनता नहीं है। प्लस आपका ये ऑलरेडी इंटर में कवर्ड है, तो आपको सिर्फ इसको याद करके आपका ये काम हो जाएगा बिकॉज इसके आगे और भी बहुत सारे टॉपिक्स है जो आपने फर्स्ट टाइम अपने सीए फाइनल में पढ़े, तो उस पर आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो जो ऐसे टॉपिक्स है जो थोड़े से आपके पहले से करे हुए हैं एंड उससे कोई एकदम अलग से वेटेड क्वेश्चन नहीं आता है, तो उसको आपको थोड़े कम टाइम में अपना कंप्लीट करना होगा। बट मैं ये नहीं कह रही कि आप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करो, आप आराम से क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट स्ट्रेटेजी से पढ़ोगे। ठीक है। देन आता है अपना प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए आपको कितना टाइम देना है? 3 आवर्स का। एग्जामेशन इतनी सारी होती है तो उसके लिए आप 8 आवर्स आराम से दे सकते हो। अब आपको लगेगा कि मैम एग्जामेशन के लिए हमें 8 आवर्स की जरूरत नहीं है, हम इससे कम में भी कर सकते हो, तो आप किसी और टॉपिक में इसको बाइफरकेट कर सकते हो अगर आपको यहाँ पे कम लगता है तो। देखो, ये पर्सनली वो है जो मैंने भी फॉलो किया था। प्लस मैंने जो अपने फ्रेंड से बात करी जो अभी न्यू न्यू सीएस, मैंने आई थिंक मैंने अराउंड 25 से 30 जनों से बात करी थी। कुछ मेरे फ्रेंड्स थे, कुछ मेरे कलीग्स थे या फिर मेरे कुछ न्यू कलीग्स बने हैं, उनसे मैंने बात करी। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने कितना टाइम इसे दिया था। तो मैंने इतने लोगों से बात करने के बाद एक लार्ज पूल जो बनाया, तो मेरे जनरल अंडरस्टैंडिंग में जो आया कि हाँ, इन टॉपिक्स को तो बच्चे इतना ही टाइम देते हैं, तो मैंने उस अकॉर्डिंग ये बनाया। मैंने ऐसे नहीं कि सिर्फ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से बना लिया, वो तो बहुत ज्यादा गलत हो जाता है बिकॉज हर इंसान अलग अलग होता है। तो मैंने 25 से 30 जनों से बात करने के बाद इसे डिवाइस किया है, तो मुझे समझ में आया कि हाँ, इतना टाइम देने से आगे बच्चे से कर सकते हैं। ठीक है। देन आता है अपना आईटीसी। आईटीसी के लिए आपको कितना टाइम देना है? 15 आवर्स का। आईटीसी बड़ा चैप्टर रहता है तो इसमें आप कितना टाइम दोगे दैट इज सफिशिएंट। हो सकता है कि आपको थोड़ा और टाइम देने की जरूरत हो तो आप किसी और चैप्टर को थोड़ा कम टाइम दे करके इसे और टाइम दे सकते हो। ठीक है। देन आता है अपना कंपटीशन ऑफ जीएसटी। कंपटीशन ऑफ जीएसटी में आपको कितना टाइम देना है? 8 आवर्स का। आरसीएम में कितना टाइम देना है आपको? 8 आवर्स का। टैक्सेबल पर्सन एंड रजिस्ट्रेशन। अब देखो, इसमें जो टैक्सेबल पर्सन लिखा हुआ है उसमें अपने कौन से सेक्शन आते हैं? सेक्शन 22, 23, 24 जो कि अपने इंटर में भी कवर थे। उनमें कुछ इतना स्पेशल कंटेंट है भी नहीं, तो उसे आप आराम से मतलब वो तो कंटेंट ऐसा है कि 10-15 मिनट में भी हो जाएगा। तो उसके बाद का जो बचा हुआ टाइम है इसमें रजिस्ट्रेशन में थोड़ा सा ना प्रोसीजरल पार्ट वगैरह दे रखा है, तो उसमें भी अगर आप 4 आवर्स मतलब मैं बताऊं अपने तो 4 आवर्स मैंने नहीं दिए थे, ये मेरी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग में निकल गया है तो मैंने इसे 4 आवर्स दिए हैं। मैंने इसको सिर्फ अपने 3 घंटे के आसपास ही दिया था एंड 3 घंटे में मेरा आराम से ये चैप्टर हो गए थे। तो आप हो सकता है कि आप इससे थोड़ा कम टाइम में भी इसे कवर कर लो एंड आप माइट भी आईटीसी को और टाइम दे सकते हो। ठीक है। देन आता है अपना इनवॉइस टाइम ऑफ सप्लाई। ये भी अपने एकदम छोटे छोटे से चैप्टर्स है, इनके लिए मैंने 4 घंटे दिए हैं। देन आता है अपना गुड्स और सर्विस। ये जो अपने एकदम शुरुआत वाले चैप्टर होते हैं जब अपने बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा होता है, ये वो वाला चैप्टर है एंड इसके साथ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। अब भाई ये दोनों ही चैप्टर्स एकदम छोटे छोटे से चैप्टर्स है ना। गुड्स और सर्विस तो बिल्कुल ही बेसिक इंट्रोडक्शन वाला है, वो तो आप हार्डली अपना आधे घंटे में इसे कवर कर लेंगे। एंड अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स भी ज्यादा बड़ा नहीं है, उसमें भी बेसिक यही बता रखा है कि अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपको ये वाले डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने हैं, अगर आप ट्रांसपोर्टर हो तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपने पास मेंटेन करने होते हैं। तो बेसिक अपने पास यही यहाँ पे सब लिखा हुआ है। फिर भी मैंने ऐसे 2 घंटे दिया है, मतलब एट दी हायर साइड है ये, आप इसे 1 घंटे में भी आराम से कर सकते हो एंड बाकी का बचा टाइम आप किसी और चैप्टर को भी दे सकते हो। ठीक है। देन आता है अपना मैनर ऑफ पेमेंट, रिटर्न एंड ई वे बिल। इसके लिए आप 8 आवर्स दे सकते हो बिकॉज इसमें कंटेंट है एंड जो कि आपको याद भी करना होगा।
ठीक है, 8 आवर्स आप आराम से दे सकते हो। देन आता है अपना रिफंड का। रिफंड में वहाँ थोड़ी सी बच्चों को प्रॉब्लम आती है बिकॉज इसमें 2 टाइप के रिफंड होते हैं। एक तो जो हम बाहर अपने एक्सपोर्ट करते हैं, एंड दूसरा अपना कौन सा वाला होता है जो अपना इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बनता है कि भाई हमने खरीदा तो 18% वाला, लेकिन हम आगे 5% वाला बेच रहे हैं, तो हमारी आईडीसी की बिल्डअप हो रही है, तो उसका हमें रिफंड लेना होगा। तो ये वो वाला चैप्टर है, तो इसके लिए आप 8 आवर्स दे सकते हो बिकॉज बच्चों को जनरली इसमें प्रॉब्लम आती है। पर्सनली मुझे भी आई प्रॉब्लम, तो मुझे भी इतना टाइम लगा था। ठीक है। देन आता है अपना असेसमेंट। अब देखो, मैं आपको यहाँ से बताऊं तो जैसे मैनर ऑफ पेमेंट हो गया, रिफंड हो गया, असेसमेंट हो गया, ये हमारे जो चैप्टर्स चल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमने इंटर में नहीं पढ़े थे, ये हमारे फर्स्ट टाइम सीए फाइनल में आए थे। तो इन पे आपको थोड़ा सा अच्छे से टाइम देकर इन्हें करना होगा बिकॉज इनमें से क्वेश्चन तो आ ही जाता है। आगे अपना असेसमेंट। असेसमेंट को आपको कितना टाइम देना है? 4 आवर्स देना है। एडवांस कोडिंग को कितना टाइम देना है? 3 आवर्स देना है। बिकॉज एडवांस कोडिंग बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, आपको बस बेसिक ये समझना है कि हम किस तरह से अप्लाई करते हैं, वो जो रूलिंग आती है वो किस पे एप्लीकेबल होती है, अगर उसमें कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आगे किसको पास ऑन किया जा सकता है, ये सब इसमें पॉइंट लिखे हुए होते हैं। तो अगर आप इसको 3 आवर्स दे रहे हो दैट इज सफिशिएंट। देन आता है अपना ऑडिट एंड इंस्पेक्शन। ये भी अपन फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, इसके लिए आप कितना दे सकते हैं? 4 आवर्स दे सकते हैं। ऑडिट एंड इंस्पेक्शन में क्या है, या तो अगर सीए ऑडिट कर रहा है या फिर अगर डिपार्टमेंट आके ऑडिट कर रहा है, तो वो सबके प्रोविजन यहाँ पे लिखे हुए हैं। देन आता है अपने डिमांड एंड रिकवरी। अगर आपने कुछ गलती करी है तो अब डिपार्टमेंट पीछे तो पड़ेगा ना कि भाई तू जीएसटी निकाल, तो उससे रिकवरी की जाएगी। तो ये सारे प्रोविजन यहाँ पे लिखे हुए हैं, उसके लिए भी आप आराम से 4 आवर्स में से कंप्लीट कर सकते हैं। देन आता है अपना पेनल्टीज। पेनल्टीज इनडायरेक्ट टैक्स में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है, डायरेक्ट टैक्स में इतनी इंपॉर्टेंट पेनल्टीज नहीं होती है, लेकिन जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पेनल्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई है एंड आईसीआर उससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो पेनल्टीज जीएसटी में तो आपको अच्छे से करके जानी ही है, उससे आपको कितना टाइम देना है? 6 आवर्स का टाइम देना है। देन आते हैं अपने अपील्स। अपील्स में वही अपना सेम वही दे रखा है कि पहले लोअर लेवल अथॉरिटी, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी पे होगा, फिर उसके ऊपर जाएगा, देन अपने हाई कोर्ट में जाएगा, देन अपने सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो यही सारे अपने यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे जिसके लिए आप आराम से इसे 4 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हैं। देन आता है अपना एथिक्स। एथिक्स वाला एक अपना नया चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ था, आई थिंक ये May 24 से अपने इंट्रोड्यूस हुआ था, एंड बहुत ही ज्यादा सिंपल है। मतलब इसमें ऐसे दे रखा है कि आपके जो दूसरे प्रोविजन है, फॉर सपोज अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि आपको जीएसटी में अप्लाई करना है एंड सीए का सर्टिफिकेट आपको अटेस्ट करना है, तो उसमें बस ये लिखा हुआ होगा कि सीए ने उससे प्रॉपर चेकिंग करके ही वो सर्टिफिकेट दिया है ना, उसमें कोई गलती तो नहीं है। तो बेसिक एथिक्स में यही दे रखा है कि अगर आप जीएसटी से रिलेटेड कोई भी काम करो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, तो आपको अपने एथिक्स का ध्यान रखना है। प्लस इसमें रेफरेंस भी किसका है? आपके प्रोफेशनल एथिक्स से क्लॉजेस का। कुछ अपने क्लॉजेस जिनमें लिखा हुआ है कि आपको ये का काम ऐसे करना चाहिए, आपको अपना ड्यू डिलीजेंस फॉलो करना चाहिए, आपको नेग्लिजेंटली काम नहीं करना चाहिए। तो वही सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं एंड बेसिकली आपके वही सारे क्लॉजेस पे हिट होते हैं। अगर सीए ने ढंग से काम नहीं किया तो ये कह दो कि उसने ड्यू डिलीजेंस एंड नेग्लिजेंटली काम किया है। ठीक है, तो आप इसको कितना टाइम दे सकते हो? 3 आवर्स का टाइम दे सकते हो। देन आते हैं अपने कस्टम्स के चैप्टर्स। कस्टम्स के लिए आपको कितना टाइम देना है? हर चैप्टर वाइज देख लेते हैं। सबसे पहले आ गया अपना लेवी एंड एग्जेम्पशन, रेमिशन एंड अबेटमेंट। इसका आपको कितना टाइम देना है? 3 आवर्स का। 3 आवर्स में आप इसे आराम से कर सकते हो, इसका कंटेंट ज्यादा नहीं, बस आपको इन सबकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए एंड इनका बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए कि ये दोनों ये सब एक दूसरे से अलग कैसे है। देन आता है अपना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर। देखो ये ज्यादा एकदम मतलब इंपॉर्टेंट है नहीं, ऐसे पूछे क्वेश्चन नहीं पूछे, तो इसको आप 2 आवर्स मतलब मैंने इसको सिर्फ 1 घंटा दिया था मेरी जनरल अंडरस्टैंडिंग में समझ में आया कि बच्चे से 2 घंटे देते हैं, तो आप इसे 2 घंटे दे सकते हो। बट आप इसे चाहो तो कम टाइम में भी कवर कर सकते हो बिकॉज ऐसा जनरली मतलब ऐसा रहता है, डाइसी रहता है कि पूछे पूछे नहीं पूछे। ठीक है, फिर आता है ना ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट, वेयर हाउसिंग एंड असेसमेंट। ये भाई एकदम छोटे छोटे से चैप्टर्स है, आपको इनमें ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं, बहुत जल्दी इजीली ये आपके कवर हो जाएंगे। कितना टाइम देना है? 1.5 आवर देना है। मैं से बता रही हूँ ट्रांजिट ट्रांसशिपमेंट एंड वेयर हाउसिंग ये दोनों तो आपके आधे घंटे में ही हो जाएंगे, इससे ज्यादा आपको टाइम लेने वाले नहीं है। इवन इन योर फर्स्ट रिविजन आप इनका कंटेंट जाके देखिए, बहुत ही छोटा कंटेंट है। देन आता है अपना वैल्यूएशन। हाँ, वैल्यूएशन थोड़ा बड़ा रहता है, इसमें आपको टाइम देने की जरूरत है, इसे आप 10 आवर्स दे सकते हैं। देन आता है अपना टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटीज। टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटीज में भी बहुत सारा पॉइंट्स है, बहुत सारा कंटेंट है, तो इसको आप 10 आवर्स देख सकते हो। बट जनरली ये थोड़े कम टाइम में भी कवर हो सकता है, तो आप 8 या 9 आवर्स में भी टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटीज को कवर कर सकते हैं। देन आता है अपना बैगेज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बाय पोस्ट, रिफंड, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। ये वापस अपने बहुत ही एकदम छोटे छोटे से चैप्टर्स आ गए जो कि आप आराम से 1.5 आवर लगा के मतलब इससे कम भी हो जाएंगे, इससे ज्यादा टाइम आपको लगने वाला नहीं है, बहुत ही एकदम छोटे चैप्टर्स हैं। ठीक है, देन आता है अपना फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो कि आप 5 घंटे में कवर कर सकते हैं। एफटीपी के लिए बच्चे कहते हैं कि मैम इसको छोड़ सकते हैं क्या, बहुत ज्यादा कंटेंट है। देखो छोड़ना नहीं है बिकॉज 5 ऐसा क्वेश्चन इसमें से
है, जो कि आपका एक स्कोरिंग क्वेश्चन हो सकता है एंड ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो एफटीपी बहुत बड़ी है, आईसीएआई ने पहले उसको कट डाउन करके दिया है एंड अगर आप किसी टीचर के रेफर कर रहे हो तो उसने और उसको शॉर्ट डाउन कर दिया, तो जितना टीचर ने भी आपको प्रोवाइड करा है ना आपने उतना भी कर लिया, तो वो भी आपके लिए एफटीपी के लिए बहुत ही एकदम वैसे होते प्रॉब्लम सॉर्टेड है। बिकॉज जनरली ऐसे ज्यादा एकदम डीप में जाके नहीं पूछा, बिकॉज उसे भी पता है बच्चा एकदम इन डिटेल एफटीपी को पढ़ने वाला नहीं है। या फिर आप सेकंड ऑप्शन ये अपना सकते हो कि जितने भी बैक क्वेश्चन हो रखे हैं वो अच्छे से कर लो, बिकॉज घुमा फिर आके ऐसा उनमें से क्वेश्चन पूछने वाला होता है। ठीक है, तो इसका 5 आवर्स हो गए, आराम से उसे कर लोगे एक बार तो आपका काम हो जाएगा। तो आपने टोटल कितना टाइम दे दिया, 130 आवर्स का इन योर फर्स्ट रिवीजन आईटी सब्जेक्ट के लिए दे दिया है। एंड कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ही कम टाइम है बहुत ही ज्यादा टाइम है, एकदम नॉमिनल टाइम है जिसमें आप आराम से अपने पूरे सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई अपने फर्स्ट रिवीजन की। सेम अपना सेकेंड एंड थर्ड रिवीजन के लिए है। सेकेंड रिवीजन में आपको कितना टाइम देना है, 8 डेज का देना है, यानी कितने टाइम हो गया, 80 आवर्स का हो गया। एंड थर्ड रिवीजन में आपको 4 डेज देने हैं, यानी कितना टाइम हो गया, 40 आवर्स का हो गया। टॉपिक वाइज बाइफिकेशन मैंने टाइम पे यहाँ पे कर रखा है, जो कि आप इजीली अपने फॉलो कर सकते हैं। तो ये तो था अपना आईडीटी के सब्जेक्ट को आपको किस तरह से प्लानर को चलना है एंड कैसे अपना टाइम बाउंड्रीज बना के आपको अपना पूरा रिवीजन कंप्लीट करना है। आगे बात आती है कि आपको अपने आईडीटी के सब्जेक्ट को कैसे स्मार्टली पूरा का पूरा रिवाइज करना है। सेम बात मैंने आपको डीटी के प्लानर में भी आपके साथ डिस्कस करी थी कि भाई मेरा हमेशा मोटिव ये रहता है कि मैं पूरा का पूरा अपना सब्जेक्ट हर रिवीजन में कंप्लीट करूं। तो फर्स्ट रिवीजन में तो मैंने इन डिटेल कर लिया, लेकिन मैं सेकंड सेकंड रिवीजन में दोबारा उतना टाइम दे सकती हूँ, नो नहीं दे सकती, मुझे कम टाइम में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना होगा। तो मैं कैसे अपना करूँ, बिकॉज मुझे अपना थ्योरी पोर्शन के साथ साथ अपने क्वेश्चंस को भी कवर करना है एंड क्वेश्चंस भी 100% क्वेश्चन कवर करने। तो 100% क्वेश्चन कैसे कवर हो सकते हैं, अपनी एबीसी कैटेगरी के थ्रू। एबीसी कैटेगरी कैसे, जब आप फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो तब आप हर क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तब आपको समझ में आ गया कि अच्छा ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है इसलिए मार्क करूंगा, ये क्वेश्चन मेरा कैलकुलेटर भी सॉल्व हो जाएगा इसको भी मार्क करूंगा, एंड इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा रीड आउट कर लिया तो मेरी ये आराम से हो जाएगा तो इसको मैं सी मार्क करूंगा। एबीसी कैटेगरी बना ली। सेकंड रिवीजन में आपको समझ में आ गया कि ओके दीज आर माय ए कैटेगरी जिन पे मुझे ज्यादा फोकस करना है, बी कैटेगरी को मैं कैलकुलेटर में सॉल्व कर लूंगा, एंड सी कैटेगरी मुझे टाइम मिला तो पढ़ा नहीं तो नहीं पढ़ा। ठीक है, इस तरह से मैं कर सकती हूँ। दूसरा, अगर कोई आपको क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन जनरली कोई भी क्वेश्चन पूरा डिफिकल्ट नहीं होता है, उसका कोई पर्टिकुलर एडजस्टमेंट है जो डिफिकल्ट होता है, तो उस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट को अपनी हिंदी लैंग्वेज में या फिर आपकी जो भी कंफर्टेबल लैंग्वेज है उसमें आप उसे लिख सकते हो, ताकि आप जब दोबारा रिवीजन करने बैठोगे तो आपने पहले तो वो इंग्लिश स्टेटमेंट पढ़ा एंड देन अपनी लैंग्वेज वाला स्टेटमेंट पढ़ा एंड उसके नीचे हमने कोई भी अगर प्लस माइनस लगा रखा है कि इसका ये एडजस्टमेंट होगा तो उसको पढ़ ले, तो आपका वो पूरा क्वेश्चन कवर हो गया, बिकॉज आपको पर्टिकुलर उस एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम थी। ठीक है, एंड अगर आपका कोई मतलब एक्सेप्शनल केस आ रहा है कि पूरा क्वेश्चन ही डिफिकल्ट है तो उसको आप दोबारा लिख के सॉल्व कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस आपके एलडीआर में भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आता है, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अब भाई एक एडजस्टमेंट भी नहीं है, बहुत ही कोई छोटी सी लाइन है जो कि आपको समझ में मतलब समझ में तो आ गई लेकिन आपको याद नहीं हो रही कि यार इसका हमेशा प्लस करना होता है माइनस करना होता है, याद नहीं हो रहा है, तो ऐसे कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं आपके क्वेश्चन में। तो भाई इतने छोटे पॉइंट्स के लिए कौन दोबारा क्वेश्चन बैंक को पढ़ेगा, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपके जो क्वेश्चन बैंक के पीछे जो नोट्स वाले पेजेस होते हैं ना, जैसे अगर आप टीचर के दे रहे हो तो टीचर हमेशा 2-3 पेजेस नोट्स के लिए खाली छोड़ता है, या फिर आप अलग से 2-3 पेजेस ले सकते हैं जिसमें कि आप अपने सारे ऐसे पॉइंट्स को लिख लो कि ये पर्टिकुलर एडजस्टमेंट है इसमें प्लस माइनस होगा, ये पर्टिकुलर एडजस्टमेंट है इसमें प्लस माइनस होगा। इस तरह से आप 2 या 3 पेजेस में पूरे वो एडजस्टमेंट्स बना सकते हैं एंड देन उसे आप मतलब हार्डली हाफ आवर में या 1 आवर में उसे पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे आपका अराउंड 70% आपका क्वेश्चन बैंक कवर हो जाएगा। बचा हुआ 30% आपका कैसे कवर होगा, जो आपने कंफर्टेबल लैंग्वेज वाले स्टेटमेंट्स बनाए, प्लस उसके बाद भी अगर कुछ बच गया तो वो आपके एकदम जो हार्ड वाले क्वेश्चन है उनसे वो कवर हो जाएगा। तो क्या हुआ, आपका कम टाइम में भी स्मार्ट स्ट्रेटेजी के थ्रू पूरा का पूरा क्वेश्चन भी रिवाइज, क्वेश्चन बैंक भी रिवाइज हो गया एंड आपने थ्योरी को भी अच्छे से कवर कर लिया। समझ में आई ये बात। तो इस तरह से करके आप कम टाइम में ज्यादा आउटपुट अपना निकाल सकते हैं एंड हमेशा मेरी एक्सपेक्टेशन यही रहती है कि आप जितना भी टाइम पढ़ रहे हो वो आपके इफेक्टिव स्टडी आवर्स होने चाहिए। सिर्फ टेबल पे बैठने से मतलब नहीं होता, आपका इफेक्टिव आवर्स निकलने चाहिए कि अगर मैंने ये 2 घंटे बैठ के पढ़ा है तो मैंने 2 घंटे का पूरा अच्छे से यूटिलाइज किया एंड हर पॉइंट को अच्छे से पढ़ के अपने दिमाग में बिठाया है, याद किया है, या फिर बैठ के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, तो मुझे इतना ही इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करना था। अगर आपको ये प्लानर लगे कि हाँ हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों के साथ अपने कोलीग्स के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा एंड एक लाइक और कमेंट करके मुझे भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा इस प्लानर के बारे में। ठीक है, तो अभी तो मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, जल्दी आप लोगों से दोबारा मिलूंगी।
तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। हमेशा ध्यान रखना कि ये अटेम्प्ट मेरे लिए लास्ट अटेम्प्ट है, इस अटेम्प्ट में मैं सीए जरूर बन जाऊंगा या बन जाऊंगी, एंड मैं अपने पेरेंट्स को दिखा दूंगा कि हाँ मैं अपने नाम के आगे सीए भी लगा सकता हूँ। ठीक है, तो इसी मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ते रहिएगा। एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू दी टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड आई विल बी रियली 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 हैप्पी टू हेल्प यू आउट। सो जल्दी मिलते हैं दोबारा, तब तक के लिए मैं आप लोगों से बाय बाय लेती हूँ, आप लोगों से विदा लेती हूँ। दिस इज सीए साइनिंग ऑफ।